हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट की काफ़ी फेमस पोएम मेंडिंग वॉल को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था इस वाले टॉपिक के लिए और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में है ये वाला टॉपिक। ये जो नोट्स हैं हम 6 से 7 पेज का रेडी किए हुए हैं। अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग नोट्स को छोटा बड़ा कर सकते हो, कुछ लाइन ऐड कर सकते हो, कुछ लाइन रिमूव कर सकते हो। तो ये थोड़ा बहुत चेंजेस ना आप नोट्स में अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है। इंट्रोडक्शन में है मेंडिंग वॉल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम्स रिटन बाय द अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि अमेरिकन पोएट थे ना, तो वो जितनी भी कविताएं लिख रखे हैं ना उनमें सबसे फाइनेस्ट पोएम्स, इट मीन्स उनमें अच्छी कविताओं में से एक है मेंडिंग वॉल। इट वॉज पब्लिश्ड इन हिज कलेक्शन। इसको पब्लिश करवाया गया था उनके कलेक्शन नॉर्थ ऑफ बॉस्टन में इन 1914 में। द पोएम नरेट्स द स्टोरी ऑफ ए स्टोन वॉल। और ये जो कविता है वो एक कहानी बताती है हम लोग को स्टोन वॉल के बारे में, एक पत्थर की दीवार के बारे में। दैट इज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन टू प्रॉपर्टीज ऑफ टू नेबर इन द कंट्री साइड। जिसको कि बनाया गया है कंट्री साइड, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में दो प्रॉपर्टीज के बीच, मतलब दो नेबर होते हैं ना, दो पड़ोसी होते हैं ना, तो दोनों के प्रॉपर्टीज के बीच में एक स्टोन का वॉल बनाया गया है। तो उसी स्टोन के वॉल पे जो ये पोएम है मेनली आधारित है, उसी दीवार के बारे में ये कविता है। सम अनसीन एंड अनहियर्ड एजेंट, इट मीन्स कुछ अनसीन मीन्स जिसको देखा ना जा सके, अनहियर्ड और जिसको सुना ना जा सके, ऐसे एजेंट्स हैं, ऐसे कारण हैं, ऐसे फोर्स या ऐसे फैक्टर्स मीडियम है कंटिन्यूअली डिस्ट्रॉय दिस वॉल। मतलब कोई अनसीन और अनहियर्ड एजेंट है जो कि कंटिन्यूअली लगातार इस वॉल को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट दिस पोएम एट ए टाइम व्हेन टेक्नोलॉजी वॉज रैपिडली इवॉल्विंग। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इट मीन जो ऑथर है ना, वो इस कविता को तब लिख रखे हैं जब टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी तेज़ी से उभर रही थी। एंड अमेरिकाज पॉपुलेशन, और अमेरिका की जो पॉपुलेशन है इट मीन जो जनसंख्या है, वॉज कंटिन्यूइंग टू डाइवर्सिटी ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल एरा। उसमें कंटिन्यूइंग इट मीन्स जो विविधता है ना, डाइवर्सिटी, वो जारी थी इंडस्ट्रियल एरा के दौरान, इट मीन्स औद्योगिक युग के दौरान। द नीड ऑफ ए लार्ज नंबर फोर्स एसिलरेटेड अर्बनाइजेशन थ्रू आउट अमेरिका। मतलब बहुत बड़े पैमाने पे ना लेबर फोर्स का ज़रूरत था, इट मीन्स श्रम करने वाले का ज़रूरत था, ताकि अमेरिका का जो अर्बनाइजेशन हो रहा था, इट मीन्स जो शहरीकरण हो रहा था ना, उसको काफ़ी ज़्यादा एसिलरेट इट मीन्स गति मिल सके, उसमें तेज़ी आ सके ना। इस वजह से बहुत सारे लोगों की ज़रूरत थी जो कि शारीरिक श्रम कर सके। दिस लेड टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल। और इसी वजह से क्या हुआ ना, कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, संघर्ष शुरू हो गया लोगों के बीच विथ वास्टली डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज। जो कि वर्ल्ड को लेके, दुनिया को लेके अलग अलग व्यूज रखते थे ना, अलग अलग डिफरेंट दृष्टिकोण रखते थे, तो उन दोनों लोगों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। फ्रॉस्ट वॉज अवेयर ऑफ दिस इशू। और जो ऑथर है फ्रॉस्ट, वो इस इशू से, इस मुद्दे से काफ़ी अच्छे से अवेयर थे, अवगत थे। एंड मेंडिंग वॉल कमेंट्स ऑन इट। और हम लोग की जो कविता है ना मेंडिंग वॉल, वो इसी इशू पे, इसी मुद्दे पे ना कमेंट है, इसी मुद्दे पे कमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ऑथर इस कविता के ज़रिए। तो अब इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन हो गया। अब हम लोग अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऑथर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द ऑथर ऑफ द मेंडिंग वॉल। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि ऑथर हैं, लेखक हैं मेंडिंग वॉल के, इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अमेरिकन पोइट ऑफ 20th सेंचुरी। वो 20th सेंचुरी के अमेरिकन पोइट जो कि 20th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुए ना, उनमें से एक हैं। ही इज़ हाईली रिगार्डेड फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल विलेज। वो हाईली रिगार्डेड मीन्स जाने जाते हैं, माने जाते हैं अपने रियलिस्टिक डिपिक्शन के लिए, कि वो बड़ी वास्तविकता के साथ व्याख्या करते हैं ग्रामीण विलेज का, मतलब गांव वाले एरिया का ना, बड़ी वास्तविकता के साथ वो चित्रण कर पाते हैं अपने वर्क में। तो इसलिए मेनली जाने जाते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ही मूव टू ब्रिटेन वेयर ही कैम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आयरिश एंड इंग्लिश राइटर्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ब्रिटेन गए, जहाँ पे वो आयरिश और इंग्लिश राइटर्स के इन्फ्लुएंस में आए, प्रभाव में आए, जैसे कि थॉमस हार्डी और W.B. येट्स जैसे ऑथर के इन्फ्लुएंस में आए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ब्रिटेन जाके। ही वॉज अवार्डेड 4 पुलिट्जर प्राइज फॉर हिज पोइट्री। उनको 4 पुलिट्जर प्राइज मिल रखा है अपनी कविता पोइट्री के लिए। एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर 31 टाइम्स। और 31 टाइम्स वो ना नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं लिटरेचर में। Among his वर्ल्ड फेमस पोएम्स इंक्लूडेड, उनके वर्ल्ड फेमस पोएम में शामिल है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, इस पर हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। मेंडिंग वॉल, ये अभी कर रहे हैं। द रोड नॉट टेकन, इस पर भी हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो ये 3 कविता है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, हम उन तीनों पे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ट्री एट माई विंडो, फायर एंड आइस एंड क्रिसमस ट्रीज, तो ये सब जो है काफ़ी फेमस कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। प्रेसिडेंट कैनेडी,
प्रेसिडेंट कैनेडी जो है यूएस के प्रेसिडेंट थे, कॉल्ड रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कहते हैं द ग्रेट अमेरिकन पोइट ऑफ आवर टाइम, मतलब अपने टाइम का ग्रेट अमेरिकन पोइट बताते हैं अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे कैनेडी, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। अब नेक्स्ट हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे इस कविता के। मेंडिंग वॉल वॉज रिटन इन अर्ली 1910। मेंडिंग वॉल को जो लिखा गया ना, तो स्टार्टिंग के 1910 के टाइम लिखा गया। द ईयर जस्ट बिफोर द ग्रेट वर्ल्ड वॉर, मतलब जब पहला विश्व युद्ध होने वाला था ना, उसके जस्ट कुछ समय पहले। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1940 से 1918 के बीच हुआ, और इस कविता को लगभग 1910 में लिखा गया, तो जस्ट उस विश्व युद्ध के ना पहले लिखा गया इस कविता को। वी आर सराउंडेड बाय ब्रॉड सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस, तो इस समय ना बड़े तेजी से, इट मीन्स या हम लोग बोल सकते हैं बड़े पैमाने पे ना सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था समाज में, सोसाइटी में। द आर्ग्यूमेंट बिटवीन द स्पीकर एंड हिज नेबर, और जो हम लोग को आर्ग्यूमेंट, इट मीन्स जो बहस देखने को मिलता है ना, स्पीकर इट मीन्स इस कविता के वक्ता के बीच और उनके नेबर के बीच, एज एन एक्सप्रेशन ऑफ टसल बिटवीन, वो एक एक्सप्रेशन है, वो एक अभिव्यक्ति है टसल का, संघर्ष का, बिटवीन एन अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन की, मतलब स्पीकर और जो उसके नेबर के बीच एक बहस दिखाया गया है ना कविता में, उसको एक हम लोग बोल सकते हैं सिंबल के रूप में दिखाया गया है ग्रामीण और शहरी पॉपुलेशन के बीच के आर्ग्यूमेंट का, ठीक है। इट कैन बी टेकन एज फ्रिक्शन बिटवीन द टू पर्सन्स रिगार्डिंग एन ओल्ड न्यू इंग्लैंड स्टोक्स एंड ए न्यूअर क्रॉप ऑफ इमिग्रेंट, इसको एक फ्रिक्शन के रूप में, एक टकराव के रूप में देखा जा सकता है। पुराने न्यू इंग्लैंड के जो मूल निवासी थे, मतलब इंग्लैंड जो नया अभी आया, तो उसके जो पुराने मूल निवासी थे उनके बीच टकराव, और जो नए और प्रवासी नए लोग आके इंग्लैंड में बसे थे ना, तो उन दोनों के टकराव के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। हु आर क्लेमिंग द कंट्री, जो कि बाद में आके जो प्रवासी बाद में इंग्लैंड में बसे थे ना, वो कंट्री भी अपना क्लेम कर रहे थे, दावा करते हैं। एंड ट्राइंग टू शेप इट लाइन विद देयर आइडियाज, और कोशिश कर रहे थे कंट्री को अपने अनुरूप ढालने की, ठीक है। तो इन दोनों के बीच, जो पुराने लोग थे कंट्री में और जो नए लोग आके रहने लगे थे ना, दोनों के बीच टकराव के रूप में, दोनों के बीच संघर्ष के रूप में, स्ट्रगल के रूप में भी इस कविता को देखा जा सकता है। उसको भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया गया है इस कविता का। अब हम लोग इस कविता के फॉर्म एंड स्टाइल के बारे में बात करते हैं। मेंडिंग वॉल इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, मेंडिंग वॉल को जो लिखा गया है ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। अब ब्लैंक वर्स क्या होता है वो आगे हम डिस्कस किए हुए हैं। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ पोइट्री, ये कविता का एक प्रकार है, विद अनराइम्ड लाइन्स, जिसमें कि अनराइम्ड लाइन्स का यूज़ किया जाता है इन आयम्बिक पेंटामीटर, लेकिन जो लाइन होता है वो अनराइम्ड होता है, मतलब एक दूसरे से मेल नहीं खाता है, लेकिन लाइन आयम्बिक पेंटामीटर में होता है। अब आयम्बिक पेंटामीटर का भी मीनिंग हम आगे एक्सप्लेन किए हुए हैं। इट हैज़ 5 पेयर ऑफ साइलेबल्स पर लाइन, आयम्बिक पेंटामीटर में मोस्टली क्या होता है, 5 पेयर होता है, 5 जोड़ा होता है साइलेबल्स का हर लाइन में। इच पेयर कॉन्टेंट्स, और हर जोड़े में जो है एक अनस्ट्रेस साइलेबल होता है, डैट इज फॉलोड बाय ए स्ट्रेस साइलेबल, जिसको कि फॉलो किया जाता है एक स्ट्रेस साइलेबल के द्वारा। सेटिंग ऑफ द पोएम, इस कविता के सेटिंग के बारे में बात करते हैं। द सेटिंग ऑफ मेंडिंग वॉल इज द साइट ऑफ द स्टोन वॉल बिटवीन द फार्म, जो सेटिंग रखी गई है कविता की ना, वो फार्म इट मीन्स खेतों के बीच एक पत्थर के दीवार के स्थल पर रखी गई है। द 2 फार्म्स ऑन आइदर साइड्स, जो 2 फार्म है, इट मीन्स जो 2 खेत है ना दीवार के दोनों साइड ऑफ द वॉल, मतलब दीवार के दोनों साइड जो खेत है, बिलोंग टू 2 हार्ड वर्किंग फार्मर, वो 2 हार्ड वर्किंग इट मीन्स मेहनती किसान का है। वन ऑफ देम इज द स्पीकर ऑफ द पोएम, और उस मेहनती किसान में से जो एक है ना वो स्पीकर है, वक्ता है इस कविता का। दिस लोकेशन बिलोंग्स टू ए रूरल एरिया ऑफ न्यू इंग्लैंड, और ये जो लोकेशन, जिस लोकेशन की बात की गई है ना इस कविता में, वो न्यू इंग्लैंड का रूरल ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है। द 2 men आर आर्ग्यूइंग अबाउट हाउ द वॉल इज ब्रोकन, और जो 2 आदमी हैं इस कविता में ना, मतलब स्पीकर और उसका जो पड़ोसी है ना, वो इस बात पे आर्ग्यू कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं कि ये जो वॉल है, ये जो दीवार है ना, वो कैसे टूटी हुई है या कैसे टूट गई, इस बात पे बहस कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग थीम्स के बारे में पढ़ेंगे, इस कविता के विषय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम सारा कुछ डिटेल में डिस्कस किए हुए, आप शॉर्ट में डिस्कस कर सकते हो अगर आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख रहे हो कविता का, तो ठीक है, जरूरी नहीं इतना लॉन्ग डिस्कस करो 7-8 पेज का, तो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग वो सारा चीज़ करना, ठीक है। तो सबसे पहला जो थीम है वो बॉर्डर्स एंड लिमिट, इट मीन्स किस तरीके से सीमा के बारे में, एक बॉर्डर के बारे में बात किया गया है इस कविता में, वो डिस्कस करेंगे।
मेंडिंग वॉल इज ए पोएम अबाउट बॉर्डर्स एंड लिमिटेशन। की मेंडिंग वॉल जो कविता है वो बॉर्डर्स और लिमिटेशन के बारे में। द स्पीकर एंड द स्पीकर्स नेवर, जो वक्ता है और वक्ता का जो पड़ोसी है, आर इन्वॉल्व इन एन आर्ग्यूमेंट, दोनों एक आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व है, शामिल है, अबाउट रीबिल्डिंग ए वॉल दैट डिवाइड्स देयर प्रॉपर्टी, जो दीवार उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिवाइड करती है, बांटती है, तो उस वॉल को कैसे दोबारा बनाया जाएगा और वो दीवार कैसे टूट गया, इस चीज़ पे बहस कर रहे हैं दोनों। दे आर्ग्यू अबाउट बाउंड्री वॉल, दोनों बहस कर रहे हैं बाउंड्री वॉल इट मीन सीमा के दीवार के बारे में, एंड इट्स इफेक्ट ऑन रिलेशनशिप, और उस बाउंड्री वॉल का क्या इफेक्ट पड़ता है रिलेशनशिप पे, उसके टूट जाने से क्या इफेक्ट पड़ता है ना, ये सब चीज़ बहस कर रहे हैं। अब ये कविता का सबसे पहला लाइन है जो कि हम मेंशन कर रखे हैं, समथिंग देयर इज दैट डजंट लव ए वॉल, द वॉल सीम्स प्रैक्टिकली एंड पॉलिटिकली अननेसेसरी। जो दीवार है ना वो प्रैक्टिकली इट मीन्स व्यवहारिक रूप से और राजनीतिक रूप से ना अननेसेसरी प्रतीत होता है, इट मीन्स जिसकी आवश्यकता ना हो वैसा प्रतीत होता है। टू द स्पीकर ऑफ द पोएम, वो भी स्पीकर के लिए, मतलब वक्ता जो है ना उस दीवार को अननेसेसरी मानता है कि इस दीवार की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। ही इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट, उसका ये मानना है, उसका ये राय है कि दैट वॉल सेपरेट पीपल, की वॉल जो होता है ना, दीवार जो होता है वो लोगों को अलग कर देता है, एंड हार्म देयर स्मूथ रिलेशनशिप, और लोगों के स्मूथ रिलेशनशिप को हार्म करता है जो दीवार है, ऐसा वक्ता का मानना है, इस कविता के स्पीकर का मानना है। हाउएवर, हालांकि द नेवर हैज़ द व्यू दैट, लेकिन जो नेवर है ना उसका ऐसा मानना है, ऐसा दृष्टिकोण है कि वॉल्स स्ट्रेथन एंड इम्प्रूव रिलेशनशिप, की जो दीवार है वो रिलेशनशिप को, रिश्तों को और भी ज़्यादा स्ट्रेथन मजबूत करता है और इम्प्रूव करता है, बिकॉज क्योंकि दे अलाउ पीपल टू ट्रीट ईच अदर फेयरली, क्योंकि जो दीवार है वो लोगों को अलाउ करता है कि लोगों के साथ अच्छे से ट्रीट किया जाए, फेयरली ट्रीट किया जाए, एंड प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट, साथ ही साथ कन्फ्लिक्ट इट मीन्स दो लोगों के बीच झगड़ा से भी बचाता है, ऐसा स्पीकर के नेबर का, पड़ोसी का मानना है। अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब पड़ोसी के अनुसार, वक्ता के पड़ोसी के अनुसार, वॉल्स मेक पीपल स्टे इन देयर लिमिट्स, की वॉल जो है ना लोगों को अपने लिमिट्स में रहना, अपने सीमा में रहना सिखाता है। द पोएम लेट्स अस डिसाइड फॉर आवरसेल्फ, जो कविता है ना वो हम लोग को ही डिसाइड करने के लिए छोड़ दी गई है, हु इज़ करेक्ट एंड हु इज़ रॉन्ग, कि कौन सही है कविता में और कौन गलत है। मतलब स्पीकर्स नहीं है जो कि चाहते हैं कि दीवार ना हो, या फिर दीवार की क्या आवश्यकता है, ज़रूरत ही नहीं दीवार का, या फिर वक्ता का जो पड़ोसी है इट मीन्स स्पीकर का जो नेबर है वो सही है जो कि चाहता है कि दीवार हो, मतलब दीवार जरूरी है दो नेबर्स के बीच, दो नेबर्स की प्रॉपर्टी के बीच। तो ठीक है, पोएम में वो हम लोग पे छोड़ दिया गया है खुद से डिसाइड करने के लिए कि कौन सही है कौन गलत है। दिस पोएम फोर्सेज अस टू मेक अप आवर माइंड्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ वॉल्स, ये पोएम जो है हम लोग को फोर्स करती है, मजबूर करती है कि हम लोग अपना मन बना लें कि जो वॉल है ना इट मीन्स दीवार जो है वो कितना ज़्यादा आवश्यक है, बॉर्डर्स इट मीन्स जो सीमा होता है वो कितना ज़्यादा आवश्यक है, एंड अदर पॉलिटिकल एंड फिजिकल एजेंट्स, और दूसरे जो पॉलिटिकल इट मीन्स राजनीतिक और फिजिकल इट मीन्स जो भौतिक एजेंट्स होते हैं, भौतिक कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, दैट सेपरेट पीपल, जो लोगों को अलग करते हैं, तो वो सब कितना ज़्यादा ज़रूरी है, वो जो है हम लोग पे छोड़ दिया कि हम लोग जाने की कितना ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को सेपरेट करने के लिए। कोई भी पॉलिटिकल या फिजिकल जो डिवीज़न होता है, बंटवारा होता है, जो बॉर्डर्स होता है, वॉल होते हैं, वो कितना ज़्यादा आवश्यक है, वो कविता में हम लोग के ऊपर छोड़ दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो थीम है द वैल्यू ऑफ वर्क, वर्क के वैल्यू के बारे में बात की गई है कविता में। द वर्क दैट द स्पीकर एंड द नेबर डू इट रिचुअलिस्टिक, मतलब जो काम स्पीकर और स्पीकर का नेबर कर रहे हैं ना वो रिचुअलिस्टिक है, परंपरागत है। इच ईयर इन स्प्रिंग, मतलब वो दोनों जो है हर साल स्प्रिंग में, बसंत ऋतु में, द स्पीकर एंड हिज नेबर जो है ना टेक एन इंस्पेक्शन, वो लोग एक इंस्पेक्शन के लिए, छानबीन के लिए आते हैं। वॉक अलोंग द वॉल टुगेदर, और उस वॉल के, मतलब जो दोनों के प्रॉपर्टी के बीच में वॉल है ना उस वॉल के इर्द गिर्द वो लोग घूमते हैं। ठीक है, इंस्पेक्शन करते हैं, दीवार की जांच करते हैं। दे टुगेदर रिपेयर दोज एरियाज ऑफ द वॉल, और फिर दोनों साथ मिलकर दीवार के उन एरिया को रिपेयर करते हैं दैट हैव बीन डैमेज्ड ओवर द ईयर, जो कि एक साल में डैमेज्ड हुआ है, तो उस डैमेज्ड वाले एरिया को दोनों मिलके फिर से रिपेयर करते हैं। और ये काम ना हर साल वो लोग स्प्रिंग में आके करते हैं। इट इज़ टेडियस, ये काफ़ी ज़्यादा टेडियस इट मीन्स कठिन, बोरिंग या फिर डल सा काम है, बिकॉज क्योंकि इन द एंड, अंत में जो है, देयर हैंड्स गेट इंजर्ड, क्योंकि उन लोग का हाथ जो है काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है, मतलब हाथों में उनके चोट लग जाता है या छिल जाता है उस दीवार को मरम्मत करते समय। बाय लिफ्टिंग अप द रॉक,
मतलब रॉक को बार बार पत्थर को उठा के रखने में या फिर दीवार की मरम्मत करने में ना उन लोग का हाथ काफ़ी ज़्यादा छिल जाता है, इंजर्ड हो जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस काम को ना बोरिंग, कठिन या फिर डल सा बताया गया, हम लोग बोल सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टी, लेकिन इन सारे डिफ़िकल्टी के बावजूद, कठिनाई के बावजूद जो है ना, दे रिन्यू द वॉल ईच स्प्रिंग, वो लोग रिन्यू करते हैं, इट मीन्स दीवार का पुनर्निर्माण करते हैं हर स्प्रिंग में। द एक्ट ऑफ रिपेयरिंग द वॉल रिप्रेजेंट ह्यूमन लेबर, और यही जो एक्ट है, ये जो काम है दीवार को बार बार बनाने का, वो ना ह्यूमन लेबर को, मानवीय श्रम को रिप्रेजेंट करता है। फिर से यहाँ पे हम एक कविता का लाइन मेंशन किए हुए हैं, एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन, मतलब वो लोग दोबारा फिर से एक वॉल क्रिएट कर लेते हैं और हर साल क्रिएट करते हैं, हर साल दीवार का जो है मरम्मत करते हैं, रिपेयर करते हैं स्प्रिंग में। अब नेक्स्ट जो है समरी और एनालिसिस ऑफ द पोएम है, जो कि 4 पेज में लगभग हम डिस्कस कर रखे हैं। उसके बाद कंक्लूजन वाला सेक्शन आ जाएगा। द पोएम बिगिंस विद द फेमस लाइन, जो कविता है एक फेमस लाइन्स के साथ शुरू होती है, समथिंग देयर इज दैट डजंट लव ए वॉल, कि मतलब कुछ तो ऐसा चीज़ है, कोई तो ऐसा फैक्टर है जो कि इस वॉल को पसंद नहीं करता, इस दीवार को पसंद नहीं करता। दिस मिस्ट्री ऑफ नेचर, और यही जो प्रकृति का मिस्ट्री है ना, जो रहस्य है ना, इस कैप्चर्ड हेयर, वो इस लाइन में, इस पंक्ति में कैप्चर करने की कोशिश की गई है। विच इज़ बियॉन्ड द कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो कि ह्यूमन बींग के कंसेप्शन, इट मीन्स मानव के कंसेप्शन, अवधारणा के परे है। द पोइट सेज दैट, पोइट कहते हैं कि देयर इज समथिंग दैट डजंट लव दिस, कि कुछ तो है जो कि इसको पसंद नहीं करता है। सो द ग्राउंड बेनेथ द वॉल, इसलिए जो दीवार के नीचे का जो ग्राउंड है ना, जो जमीन है दीवार के नीचे का, स्टार्ट स्वेलिंग, वो स्वेलिंग होना शुरू कर देता है। इट मीन्स उसके अंदर ना कहीं सूजन टाइप का होता है ना, वो आने लगता है फ्रॉम इनसाइड, अंडर से ही, काउजिंग इट टू फॉल अपार्ट, और इसी वजह से जो दीवार है वो गिर जाता है। मतलब अंदर से वो सूजन आने लगता है दीवार में, स्वेलिंग होने लगता है, पानी रिसने लगता है और दीवार जो है हर बार डिस्ट्रॉय हो जाता है। इन द हीट ऑफ द सन, और सन के हीट की वजह से, सन की गर्मी की वजह से, द अपर बाउल्डर्स स्टार्ट्स फॉलिंग आउट ऑफ द वॉल, कि दीवार का जो अपर बाउल्डर्स है, ऊपर का जो पत्थर है ना, वो भी गिरना शुरू कर देता है फर्दर आगे, एंड क्रिएट ए गैप थ्रू विच टू कैन पास अब्रेस्ट, और इतना बड़ा गैप क्रिएट कर देता है जिससे कि दो लोग आसानी से पास कर सके। द पोइट मेक्स क्लियर दैट, यहाँ पे पोइट जो है ये चीज़ क्लियर करते हैं कि इट इज़ नॉट हंटर्स हु ब्रेक द वॉल, की हंटर्स लोग नहीं है, इट मीन शिकारी या फिर बहेलिए नहीं है जो कि इस दीवार को तोड़ते हैं। देयर वर्क इज अनदर थिंग, इट मीन्स उनका काम जो है वो दूसरी चीज़ें हैं। ही हैज़ कम आफ्टर देम, वह जो है उनके बाद आता है, एंड रिपेयर द गैप, और उस गैप को रिपेयर करता है, विच दे मेक इन, जो वे लोग बनाए थे, इन द वॉल में, फॉर देयर येल्पिंग डॉग्स, अपने येल्पिंग डॉग्स, इट मीन्स भौंकते हुए कुत्ते के लिए, रनिंग आफ्टर द रैबिट, जो कि रैबिट के पीछे दौड़ रहा था। ही इज टॉकिंग अबाउट अनदर काइंड ऑफ मिस्ट्रियस गैप विच इज मेड बाय इटसेल्फ, लेकिन यहाँ पे जो ऑथर गैप के बारे में बात किया ना, वो यहाँ पे एक मिस्टीरियस, फिर से एक दूसरे टाइप के मिस्टीरियस रहस्यमयी गैप के बारे में बात की है, जो कि खुद ब खुद बन जाता है ओवर ए पीरियड, इट मीन्स एक निश्चित अवधि के दौरान, इन सच ए वे, इस तरीके से, दैट नो वन हैड सीन दैम मेड और हियर दैम मेड, मतलब कोई भी जो है ना उस गैप को बनते हुए नहीं देखा, उस गैप को बनते हुए नहीं सुना। इन द स्प्रिंग सीजन, इट मीन्स स्प्रिंग सीजन में, द मेंडिंग टाइम्स कम्स फॉर द वॉल, उस दीवार के मरम्मत का टाइम फिर से आ गया। द पोइट कॉल्स हिज नेबर, पोइट जो है अपने नेबर को बुलाते हैं, फ्रॉम बियॉन्ड द हिल, इट मीन्स हिल की दूसरी साइड से, एंड दे मिट टू वॉक द लाइन, फिर से वे लोग मिलते हैं और फिर उस मार्ग पर चलते हैं, एंड चेक आउट द स्टेटस ऑफ द वॉल, और फिर जो वॉल है, इट मीन्स जो दीवार है, उसके स्टेटस को चेक करते हैं कि क्या स्थिति है, विच डिवाइड्स देयर प्रॉपर्टी, जो कि उनकी प्रॉपर्टी को डिवाइड करती है। दे वॉक अलॉन्ग द लाइन, मतलब वे लोग मार्ग पर चलते हैं, वियर एज द वॉल इज स्टैंडिंग बिटवीन देम, और जो दीवार है वो उन दोनों के बीच खड़ी रहती है। द बाउल्डर्स हैव फॉलन टू बोथ साइड, और जो दीवार का पत्थर है ना वो दोनों साइड गिरा हुआ है, एंड ईच ऑफ देम पुट देम बैक इन बैलेंस, और दोनों जो है, मतलब दोनों जो स्पीकर और स्पीकर का पड़ोसी है, जो पत्थर उठा के फिर से अच्छे से बैलेंस बना के रखता है। देयर फिंगर्स बिकम रफ, उनका जो फिंगर है वो काफ़ी ज़्यादा रफ हो जाता है, बाय डीलिंग विद बाउल्डर सो लॉन्ग, मतलब काफ़ी लंबे टाइम से वो लोग जो स्टोन उठा के, पत्थर उठा के रख रहे थे ना दीवार पे, तो उस वजह से उन लोग का फिंगर जो है इंजर्ड हो जाता है या रफ हो जाता है, हम लोग बोल सकते हैं। इट इज़ जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम्स, इसका जो कंपेरिजन है एक अलग तरह के आउटडोर गेम से भी किया गया है। बट द पोइट स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग दैट, लेकिन पोइट जो है, जो स्पीकर है ना, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन करने लगते हैं कि इट कम्स टू ए पॉइंट वेयर, की बात जो है यहाँ तक आ चुकी है कि दे डोंट इवन नीड ए वॉल, कि उन लोग को एक वॉल का, इट मीन्स दीवार का ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज क्योंकि ही हैज़ एन एप्पल ऑर्चर्ड, की जो स्पीकर है, जो पोइट है ना, उनको एक एप्पल ऑर्चर्ड है, इट मीन्स
उनके पास सेब का बगान है, एंड हिज नेबर हैज़ ओनली पाइन, और उनका जो पड़ोसी है ना उसके पास पाइन का, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं चीड़ का पेड़ है। तो दोनों के पास अलग अलग चीज़ का बगान है, तो वॉल का, इट मीन्स दीवार का ज़रूरत ही क्या है। देयर इज़ नो वे दैट हिज एप्पल ट्रीज विल गो अक्रॉस द वॉल, कि मतलब ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि उनका जो एप्पल ट्री है, सेब का पेड़ है, वो दीवार के उस पार जाएगा, एंड इट हिज पाइन कोन्स, और उनके नेबर का जो पाइन का पेड़ है, चीड़ का जो पेड़ है, उसके कोन्स को खाएगा। अब इसी लाइन को जो है हम एज ए कोटेशन यूज किए हुए हैं, जिस तरीके से कविता में लिखा गया है, ही इज ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड, माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस एंड ईट द कोन्स अंडर हिज पाइन्स। येट हिज नेबर सेज दैट, फिर भी जो स्पीकर का पड़ोसी है वो कहता है कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, कि अच्छा जो फेंसेस होता है ना, फेंस का अर्थ भी यहाँ पे बाउंड्री ही हो जाता है, उससे क्या होता है, अच्छे पड़ोसी बनते हैं। वन में नीड फेंसेस, फिर यहाँ पे आगे बात होती है कि फेंस की आवश्यकता तब होती है किसी को भी, वेयर देयर आर काउज, जहाँ पे गायें होती है, बट दे डोंट हैव काउज हेयर, लेकिन यहाँ पे जो है दोनों में से किसी को भी गाय नहीं है, ना स्पीकर को ना स्पीकर के नेबर को। ही रिट्रेट्स दैट, फिर से यहाँ पे वह दोहराता है कि समथिंग देयर इज दैट वांट्स इट डाउन, कि कुछ तो है जो कि इसे नहीं चाहता है या नीचे गिराना चाहता है। ही सीज हिज नेबर, इट मीन्स जो स्पीकर है वो अपने नेबर को देखते हैं, ब्रिंगिंग ए स्टोन फॉर्मली, एक स्टोन को बड़ी दृढ़ता के साथ लाते हुए, एज इफ ही इज एन ओल्ड स्टोन सेवर्स, कि ऐसे जो स्पीकर का नेबर है वो ऐसे स्टोन ला रहा है जैसे कि वो कोई पुराना पत्थर बाजू, इट मीन्स कोई पत्थर का काम करता हो या फिर वो इस काम को अच्छे से जानता हो। इट सीम्स टू द पोएट एज, कवि को ऐसा लगता है कि इफ हिज नेबर मूव्स इन डार्कनेस, की मानो उसका पड़ोसी जो है वो अंधकार में घूम रहा है, एंड इट इज़ डिफरेंट डार्कनेस, और ये जो अंधकार है ना वो अलग तरह का डार्कनेस है। नॉट ओनली द लिटरल डार्कनेस, जो कि सिर्फ लिटरल डार्कनेस नहीं है, एज द रिजल्ट ऑफ डेंस वुड्स और शेड ऑफ ट्रीज, जो कि डेंस वुड्स इट मीन्स घने जंगल या पेड़ों की छाया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है ना, वो डार्कनेस नहीं है, बल्कि ये अलग तरह का डार्कनेस है। एनीवन हु बिल्ड्स बॉर्डर, और कोई भी जो बॉर्डर बनाता है, डिवाइड करता है चीज़ों को, इज इन डार्कनेस, वो अंधकार में है। द पोइट थिंक्स दैट, यहाँ पे पोइट सोचते हैं कि द नेबर इज प्रोबेबली हैप्पी टू हैविंग थॉट ऑफ इट, कि जो उनके नेबर का थॉट है ना वो उस थॉट से, इस विचार से काफ़ी ज़्यादा शायद खुश है। सो वेल वॉट हिज फादर सेड दैट, क्योंकि जो नेबर के जो पिता हैं वो कहते हैं कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। ठीक है, ये कविता की ही लाइन है और काफ़ी फेमस लाइन है, इस वजह से हम मेंशन किए हुए हैं। द पोइट मेक्स अस थिंक वेदर, कि पोइट जो है हम लोग को यहाँ पे सोचने पे मजबूर करते हैं कि वॉल्स आर इवन नेसेसरी, कि क्या जो दीवार है वो ज़रूरी है, और दे आर प्रिमिटिव इन फ्रंट ऑफ ए ब्रॉडर थॉट, या फिर ये एक प्रिमिटिव इट मीन्स कोई पुराना थॉट है या परंपरागत थॉट है एक ब्रॉडर थॉट के सामने, इट मीन्स एक व्यापक विचार के सामने। तो यहाँ पे एनालिसिस वाला सेक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट जो है हम लोग कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे। कंक्लूजन में है, दस इस प्रकार थ्रू द पोएम मेंडिंग वॉल, कि मेंडिंग वॉल कविता के जरिए फ्रॉस्ट गिव ए ब्रॉडर एंड वाइजर पर्सपेक्टिव ऑन बाउंड्रीज एंड बैरियर्स, की फ्रॉस्ट इट मीन्स जो ऑथर है ना वो हम लोग को एक ब्रॉडर और वाइजर पर्सपेक्टिव इट मीन्स दृष्टिकोण प्रदान करते हैं बाउंड्रीज और बैरियर्स को लेके। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट, साथ ही साथ ये हम लोग को सुझाव देता है कि गुड फेंसेज आर इसेंशियल, कि जो अच्छा फेंस होता है ना, अच्छा बाउंड्री जो होता है वो ज़रूरी होता है टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद द नेबर, अपने नेबर के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए एक जो बाउंड्री है ना वो आवश्यक होता है। दिस इज ए पॉसिबल वे बाय विच वी कैन हैव ए पीसफुल एंड स्टेबल अंडरस्टैंडिंग विथ आवर नेबर, कि यही एक पॉसिबल इट मीन संभव तरीका है जिसके ज़रिए जो हम लोग है ना एक शांतिपूर्ण और स्टेबल अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं अपने नेबर्स के साथ, पड़ोसियों के साथ। ठीक है, मतलब बाउंड्रीज होना ज़रूरी है दो पड़ोसियों के बीच। इट ऑल्सो इन ए वे इम्प्लाइज दैट, इसका तात्पर्य यह भी है कि मतलब इसको इस तरीके से इम्प्लाइज किया जा सकता है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू मेंटेन प्रॉपर बाउंड्रीज एंड बैरियर्स बिटवीन टू कंट्रीज, कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है दो कंट्रीज, दो देशों के बीच बाउंड्रीज को मेंटेन रखना या फिर बैरियर्स को मेंटेन रखना, टू स्टेब्लिश ए पीसफुल एनवायरनमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम, एक पीसफुल इट मीन शांति वाला एनवायरनमेंट बनाए रखने के लिए और अच्छा रिलेशन बनाने के लिए दो देशों के बीच कितना ज़्यादा आवश्यक है बाउंड्रीज और बैरियर्स का होना। वहाँ पे भी जो है इस चीज़ को अप्लाई किया जा सकता है। इन रियलिटी, वास्तविकता में लिविंग इन ए सिविलाइज सोसाइटी, कि
जब हम किसी सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, सभ्य समाज में रहते हैं ना, तो वॉल्स एंड बाउंड्रीज हेल्प मेंटेन प्राइवेसी। तो वॉल्स और बाउंड्रीज जो होता है ना, वो हम लोग को प्राइवेसी मेंटेन करने में भी मदद करते हैं। एंड ऑल्सो एक्ट एन ऑब्स्टेकल, साथ ही साथ ये एक बाधक का भी काम करता है, एक बाधा के रूप में भी काम करता है, ऑब्स्टेकल के रूप में, फॉर पीपल लाइक सिमिंगली अनसोसाइबल, और वैसे लोगों के लिए जो कि अनसोसाइबल लोग हो, मतलब जो असामाजिक रूप से होता है ना, मतलब जो गलत इंसान हो ना, तो उनके लिए जो बाउंड्रीज होता है, दीवार होता है या फिर वॉल्स होता है ना, वो एक ऑब्स्टेकल बाधा का भी काम करता है। वी मस्ट मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम आवर नेबर, कि हम लोग को अवश्य ही अपने नेबर से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। एंड रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी, साथ ही साथ उनके प्राइवेसी का, उनके मतलब होता है निजीपन का रिस्पेक्ट करना चाहिए, एज वेल एज आवर प्राइवेसी, साथ ही साथ अपने भी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो फेंसेज एंड वॉल्स आर इसेंशियल, इसलिए जो फेंसेज होते हैं, इट मीन्स बॉर्डर या बाउंड्रीज जो होता है, और जो दीवार होता है ना, वो इसेंशियल है, इट मीन्स आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट्स खत्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके सिलेबस का है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को पता होगा, पीडीएफ पेड है। 1 में से एक टॉपिक के पीडीएफ का प्राइस 30 रुपीज़ है। तो पीडीएफ के लिए आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसके लिए इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।